नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। और इस हफ्ते जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी अग्निपथ को लेकर। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर न सिर्फ प्रदेश में, हरियाणा में, बल्कि हर जगह, चाहे वो हिमाचल कहें या पूरे देश की अगर हम बात करें, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन चूंकि हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला और किस तरह से तोड़फोड़ की गई, इन तमाम चीजों पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ को लेकर प्रदेश भर के हालात बिगड़ रहे हैं। विरोध के मद्देनजर डीएम गुरुग्राम ने जिले भर में धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत 4 लोग एक साथ किसी भी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। दरअसल आज सुबह से धनकोट, चंदू, फरुखनगर और पटौदी इलाकों को आक्रोशित युवाओं द्वारा जाम करने की कोशिश की गई थी, जिसको समय रहते पुलिस द्वारा मशक्कत करते हुए हटा दिया गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरुग्राम ने जिले भर में धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अग्निपथ का जो विरोध युवा कर रहे हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ पे जो नेशनल हाईवे के ऊपर राजीव चौक है, यहाँ पे हमें सूचना थी कि यहाँ पे कुछ लोग आकर के जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एहतियातन तौर पर हमने यहाँ पे आज सुबह से जो सुरक्षा है वो थोड़ी बढ़ाई गई थी, फोर्स डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है ताकि किसी भी तरीके के जैम की स्थिति जो है उससे बचा जा सके। फिलहाल यहाँ पे माहौल पीसफुल है और किसी की तरफ से इस तरीके का कोई जैम लगाने की कोशिश नहीं की गई। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर सुबह से आक्रोशित युवाओं के प्रदर्शन जारी हैं। प्रशासन भी प्रदर्शनकारियों को लेकर एक्शन में है। गुरुग्राम एसडीएम गुरुग्राम अंकिता चौधरी की माने तो कोई भी कानून का उल्लंघन अगर करेगा तो जिला प्रशासन ऐसे तमाम लोगों से सख्ती से निपटेगा। वहीं एसीपी अमन यादव ने कहा है कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर गश्त के साथ पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। किसी को भी अगर प्रदर्शन करना है तो संवैधानिक तरीकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है। देखिए, अभी डीसी सर ने 144 जो है यहाँ पे इशू कर दिया है। हम सबको यही हिदायत दे रहे हैं कि रोड पे इकट्ठा ना हो और जो फालतू में जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, बच्चे उनके ऊपर बिलीव ना करें। सरकार ने पूरा सोच समझ के ये जो स्कीम है ये लागू की है और इसमें सरकार ने सारी बातों का ध्यान रखा है। इसीलिए ये जो गलत बातें हैं उनके बहकावे में ना आए और यातायात को मतलब बाधित ना करें। और सबको ये हिदायत दी जाती है कि यहाँ पे अगर कोई मतलब रोड जाम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी के खिलाफ एफआईआर अगर हो जाती है तो उनका करियर भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम सबको यही हिदायत दे रहे हैं कि कृपया जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें। दरअसल गुरुग्राम के साथ लगते जिलों फरीदाबाद, रेवाड़ी और झज्जर में स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है और इंटेलिजेंस विभाग के इनपुट भी इसी तरह के हैं कि अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम को लेकर गुरुग्राम में प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो सकता है। ऐसे में सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद युवाओं का गुस्सा थम नहीं पा रहा। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हफ्ते की जो दूसरी बड़ी खबर है, दूसरी बड़ी राजनीतिक हलचल है, उस पर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम हफ्ते की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है उस पर बात करेंगे और वो है कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई इस वक्त राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कुलदीप बिश्नोई किस ओर अपना मुंह करेंगे और किस ओर जाएंगे? बीजेपी की ओर अगर वो जा रहे हैं तो क्या कुछ उनका राजनीतिक समीकरण रहने वाला है? इन तमाम मुद्दों पर कुलदीप बिश्नोई पर हमारी ये खास पेशकश देखिए।
राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की हार क्या हुई? हरियाणा में सियासी समीकरणों का गणित हर फॉर्मूले पर मंथन करने लगा है। एक तरफ अभय चौटाला हुड्डा पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई को दुष्यंत चौटाला अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। कांग्रेस को जो झटका कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में दिया, उसके जरिए जेजेपी अब उन्हें साधने की कोशिश में है। लेकिन दूसरी तरफ कयास कुलदीप बिश्नोई के लिए भी बीजेपी के लग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। कुलदीप बिश्नोई दरअसल हिसार के आदमपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की थी और कुलदीप बिश्नोई के एक वोट की वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन राज्यसभा का चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को क्रॉस वोटिंग के लिए पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और अब कुलदीप बिश्नोई अपने अगले सियासी कदम की तैयारी में जुटे हुए हैं। अपनी अगली पारी के लिए कुलदीप बिश्नोई अभी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। इस बीच जेजेपी नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनके लिए जेजेपी के दरवाजे खुले होने के संकेत दे रहे हैं। दुष्यंत ने कहा है कि अगर कुलदीप बिश्नोई जेजेपी में आते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे, उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिश्नोई इस सम्मान के लिए जेजेपी के दरवाजे को लांघने में दिलचस्प हैं भी या नहीं। इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं, उनका भी मिला और कुलदीप जी का भी मिला। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी कि उनने अपनी अंतरात्मा से वोट देकर कांग्रेस मुक्त देश बनाने का जो सपना है उसकी ओर एक नया कदम उठाना चाहता हूं। अगर वो बीजेपी में आते हैं तो सर लगता है कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा। अगर वो जेजेपी में आना चाहते हैं तो हम जरूर उस पर उनका स्वागत भी करेंगे और विचार भी करेंगे। अगर वो जेजेपी में आना चाहते हैं तो हम जरूर उस पर उनका स्वागत भी करेंगे और विचार भी करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को दुष्यंत चौटाला भले ही जेजेपी में लाने की दिलचस्पी रखते हों, लेकिन बिश्नोई ने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं हैं। लेकिन कयास ये भी लग रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ भी रुख कर सकते हैं। बिश्नोई ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि वो किसी छोटे दल में नहीं जाएंगे, लेकिन उनका वनवास खत्म जरूर होने वाला है। अब छोटे दल में नहीं जाने के फैसले को जेजेपी के ऑफर को बिश्नोई की ना के तौर पर देखा जा रहा है। दुष्यंत चौटाला आए थे आज, उन्होंने ऑफर दिया कि अगर स्वागत करेंगे हमारे पास आना चाहे तो हम स्वागत करते हैं। मैं छोटी मोटी पार्टियों के बारे में सोच आप पार्टी को लेकर कोई सर? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सभी पार्टी के साथी अप्रोच तो कर रहे हैं मुझे, लेकिन फैसला मैंने कहा कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। मैं कोई भी फैसला लेता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं से राय लेके लेता हूँ। जो कार्यकर्ता है आज और कल और परसों में जो कहेंगे उसके नेक्स्ट डे में अपनी घोषणा। 26 साल का बनवास अब खत्म होता नजर आ रहा है, परसों बताऊंगा। अब कुलदीप बिश्नोई के मन में क्या है, ये तो 2 दिन के इंतजार के बाद ही पता चल पाएगा। कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की भी कुलदीप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उनका एक कदम कांग्रेस की पूरी प्लानिंग का बंटाधार कर देगा। ये कांग्रेस तो क्या, शायद खुद कुलदीप बिश्नोई ने भी नहीं सोचा होगा। हिसार से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। तो आपने देखा कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर किस तरह से राजनीतिक जो सियासी हलचल है वो चल रही है। बहरहाल कांग्रेस का इस पर क्या पक्ष है कुलदीप बिश्नोई को लेकर, खास तौर पर अगर हम कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की बात करें तो उनका क्या कहना है तमाम मुद्दों पर, इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर, प्रदेश से जुड़ी कई मुद्दों पर पीटीसी न्यूज संवाददाता अभिषेक तक्षक ने उदय भान से खास बातचीत की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, अब प्रदर्शन कर रहे हैं, आज पूरे देश भर में कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी और वहीं इसी कड़ी में जो है हरियाणा कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है। किस मुद्दे को लेकर और क्या विषय जो है और क्या इस आगे तक इस प्रोटेस्ट को ले जाने की क्या मंशा रहने वाली? भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का, उन पर झूठे मुकदमे करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। अब ईडी के नाम से
हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं राहुल जी और मैडम सोनिया जी, उनको भी इन्होंने सम्मन भेजे। आज राहुल जी जा रहे हैं। जहाँ तक कि ईडी का मामला है, ईडी का तो मैटर ही नहीं है। जिस तरह से बुलाया, ये अननेसेसरी और अनावश्यक तौर से एक तरह से एक बदनाम करने का वो ये काम है। क्योंकि ये 1937 में नेशनल हेराल्ड निकलना शुरू हुआ था। एजीएल कंपनी बनी थी, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, रफ़ी भाई किदवई, उन लोगों ने इसको बनाया था। और वो बनाया था कि ये ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ देश की जो आज़ादी की लड़ाई की जो आज़ादी जो स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। और वही काम इस अखबार ने किया। और यही कारण है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो इस अखबार को 1945 तक बैन रखा ब्रिटिश हुकूमत ने। अब उसके बाद में परिस्थितियाँ बदली और ये लॉस में चला गया बहुत ज़्यादा। तो जो वहाँ पर जो कर्मचारी थे, उनके सालों तक की उनकी सैलरी नहीं मिली। बच्चे उनके बिल्कुल ऐसे परेशान हो गए, ना इनके कोई भत्ते थे, ना किसी तरह का जो और वीआरएस जिन्होंने ली, ना उनका कोई अमाउंट दिया जा सका। तो सब जगह बड़ा वो मचा हुआ था, हज़ारों फैमिलियाँ प्रभावित थीं। तो उसका फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई कि इनको हम कम से कम इनको कुछ राहत मिल जाए कर्मचारियों को। और तो उनके ही 67 करोड़ रुपए उनके कर्मचारियों के बनते थे ड्यूज, और 23 करोड़ रुपए बिजली का बिल, बिल्डिंग का रख रखाव वगैरह के वो था। तो 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने एजीएल जो कंपनी थी उसको लोन के रूप में दिया। लोन के रूप में दिया और 2002 से 2011 तक 100 किस्तों में दिया। 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए दिया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 11 तक, 12 तक, 13 तक कोई नहीं। जब से इनकी सरकार आई तो इन्होंने इस तरह के वो षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। और सबसे पहले तो इन्होंने जिस तरह से तब इन्होंने शुरू किया ये 2014 से, पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला कोर्ट में केस डाला, मैडम सोनिया जी को सम्मन किया था, लेकिन वहाँ भी ये कामयाब नहीं हुए। वहाँ वो इनका रिजेक्ट हो गई। इलेक्शन कमीशन में गए, उन्होंने खारिज कर दी। हाई कोर्ट में गए, सुब्रमण्यम स्वामी को वहाँ पर सम्मन किया था, सुब्रमण्यम स्वामी वहाँ हाई कोर्ट में बयान देने नहीं पहुँचे, तो वहाँ से भी इनका वहाँ से खारिज हो गया। ईडी से भी पहले खारिज हो चुका था, इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया था। तो ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात और कुछ नहीं। बस ये है कि बदनामी तो हो गई, बस वो ईडी का दुरुपयोग करके इस तरह से। ये संवैधानिक संस्थाएं ये लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की हैं। ये संविधान के नाम से शपथ लेते हैं और संविधान के विरोध में काम करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो क्या रहने वाला है? आज का कार्यक्रम है जो ईडी ऑफिस है, यहाँ तक हम जाएंगे उसका घेराव करने के लिए और उनको जनता को ये बताने के लिए कि किस तरह से ये भाजपा सरकार दमनकारी नीतियाँ अपना रही है विपक्ष को दबाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की है, चाहे वो बेरोजगारी की है, चाहे वो ढहती हुई अर्थव्यवस्था की है, चाहे वो जिस तरह से जो बड़े बड़े संस्थान जो पब्लिक सेक्टर के थे उनको बेचने की है कि भाई ये उनको क्यों बेचा जा रहा है। आज जो ना जल, थल और नभ सब जगह, चाहे वो पनडुब्बियाँ हों, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो हवाई जहाज हों, चाहे ट्रेन हो, सारा सब चीज़ को ये बेचने में लगे हुए हैं। इनसे कोई सवाल प्रश्न नहीं पूछे। इस चीज़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए या तो किसी विपक्ष का आदमी करते हैं और या फिर वो नफरत की दीवार हिंदू और मुसलमान के, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार चंडीगढ़ की जो कमिश्नर हैं उनसे एक अच्छी खबर मिली है, वो हम आपसे साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत। और हमारे आखिरी सेगमेंट में जैसा कि हम अमूमन करते हैं, कुछ अच्छी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस बार खबर ये है, जो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ पर स्मार्ट बाइक्स का चलन जो है वो प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया है कुछ महीने पहले, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी सामने आ रहा है। अब उसी रिस्पॉन्स के मद्देनजर ये ई बाइक्स जो हैं, ये स्मार्ट बाइक्स जो हैं, उनकी संख्या और बढ़ाई जानी है और बढ़ाई जाएगी, और इससे कहीं ना कहीं जो साइकिल चलाने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। इस बारे में चंडीगढ़ की कमिश्नर जो हैं अनिता मित्रा, उनसे पीटीसी न्यूज़ संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको वो बातचीत। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर आनंदिता मित्रा मैडम हमारे साथ है। मैम, जो साइकिलिंग की और की तरफ है जो चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा जोर दिया, किस तरह का रुझान जो है जनता की ओर से मिल रहा है? क्योंकि पहले फेज में 2500 साइकिलें आई थी, तो लोग कितना यूज कर पा रहे हैं इनको? जैसे कि आपने कहा 2500 साइकिल हम सड़क पे उतार चुके हैं। फेज 1 और फेज 2 में ये किया गया। फेज 3 और फेज 4 अभी रहता है 2500 और साइकिल के लिए। पर ये जो 2500 साइकिल हमें मिले, इसमें हमें बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से सपोर्ट उनका मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट से भी मैंने बात की, वो कहते हैं कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें चाहिए होती थी कि हम बस स्टॉप पे उतरे और बस स्टॉप से उतरने के बाद हमने साइकिल उठाई और हम घर पे चले गए, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी उनको बहुत अच्छी लग रही है। स्टूडेंट्स बहुत यूज कर रहे हैं। जो लोग शाम को कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सवेरे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो लोग भी यूज कर रहे हैं। खास करके जो हमारा सुखना लेक वाला सेंटर है, वहां पे तो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है कि हम क्या बताएं आपको। मैम, साइकिल जो ट्रैक थे पूरे क्या चंडीगढ़ में जो है बन चुके हैं, उनकी क्या स्थिति है इस समय? साइकिल ट्रैक यूटी के इंजीनियरिंग विंग के द्वारा बनाई जा रही है और 200 किलोमीटर जो है उन्होंने बना लिया है। लेकिन उन्होंने वो सारे एरियाज भी और मैप कर लिए हैं जहां जहां पे अभी साइकिल ट्रैक और बनने की जरूरत है। काफी सारे नए एरियाज भी हमारे पास आए हैं, उसकी प्लानिंग जो है वो चल रही है। शुक्रिया हमारे बातचीत के लिए। तो ये थी चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर आनंदिता मित्रा। इनका इस साफ तौर पे कहना है कि 2500 साइकिल जो पहले और दूसरे फेज में लाई गई थी, अब 3 और 4 जो फेज है उसमें 2500 साइकिलें और लाई जाएंगी, क्योंकि रुझान जो है चंडीगढ़ की जनता का लगातार बढ़ रहा है। तो टोटल 5000 साइकिलें चंडीगढ़ में हो जाएगी और चंडीगढ़ जो है पूरे भारत में नंबर 1 हो जाएगा इस तरह की स्कीम या इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने। और वहीं जो चौराहे हैं जिससे चंडीगढ़ की सुंदरता को 4 चांद लगते हैं, उन पर भी काम चल रहा है। अभी कुछ चौराहे जो है उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है और आने वाले समय में जो सभी जो चौराहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। मैं अभिषेक तक्षक, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। और इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। अगले हफ्ते प्रदेश के और बड़े मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।